वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आप लोगों के एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुके हैं और आपके एग्जाम अब कुछ दिनों में होने ही वाले हैं। तो आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पे आज हम लोग टॉप 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे क्लास 11th वाले बच्चों के लिए। तो ये जो टॉप 25 क्वेश्चंस आप देखने वाले हो आज की इस वीडियो में, ये क्वेश्चन आपके बहुत बार रिपीट हुए हैं, चाहे वो आपका फाइनल टर्म का एग्जाम हो या आपका मिड टर्म का एग्जाम हो, ये क्वेश्चन रिपीट होते आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन 2009, 8, 10, 12, 15 इन तरीके से इन ईयरली वाइज से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो हमें उम्मीद है ऐसे ही क्वेश्चन आपके इस बार एग्जाम में आए। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिपीटेड क्वेश्चंस की। हम थोड़ा पैटर्न जानेंगे कि किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और किस तरीके से हमें उसका आंसर करना है। तो आपको जो है आज इस वीडियो में सारी चीजों का पता लगने वाला है कि अगर एग्जामिनर आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, किस टाइप के आपको आंसर करने हैं। और रिपीटेड क्वेश्चन जो होगा, देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका सेम होगा, बस हमें क्या करना है, हमें अपना आंसर थोड़ा सा एग्जामिनर के थॉट पे जाना है। यानी कि एग्जामिनर जो चीज हमसे मांगता है आंसर में, वो जिस चीज की डिमांड करता है हमें उस चीज का ही आंसर करना है। तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको भी अपनी दिखानी होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्लास 11th की आज हम बात करेंगे ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम इस वीडियो में दोनों बुक के क्वेश्चंस को इंक्लूड करके लाए हैं। दोनों बुक के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और पोएम के भी सारे क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी आप लोग जरूर शेयर कर दे ताकि उनकी प्रिपरेशन भी हो जाए। और जिन बच्चों ने पहले की वीडियोस को नहीं देखा, यानी कि राइटिंग सेक्शन की वीडियोस को नहीं देखा है, चाहे वो डिबेट राइटिंग की वीडियो हो या स्पीच राइटिंग की वीडियो हो या नोट मेकिंग का वीडियो हो, ठीक है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो आप लोग उसको भी देख ले ताकि आपके राइटिंग सेक्शन का जितना भी मार्क्स कवर होता है एग्जाम में वो इजीली कवर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो पहले क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन में बात की गई है व्हाट कैन यू से अबाउट द चाइल्डहुड ऑफ द पोर्ट्स मदर। ठीक है, पोर्ट्स मदर यानी कि जो पोर्ट है हमारे, उनकी जो मदर था, मतलब उनकी जो मदर थी, उनका बचपन कैसा था, यानी कि बचपन की बात की गई है। और ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो आया हुआ है, ये आपका आया हुआ है अ फोटोग्राफ से। ठीक है, अ फोटोग्राफ का ये क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा गया है व्हाट कैन यू से अबाउट द चाइल्डहुड ऑफ द पोर्ट्स मदर, यानी कि जो पोर्ट्स की जो मदर थी उनका चाइल्डहुड कैसा था। तो हमें इसका आंसर करना है। एग्जामिनर ने हमसे ये चीज पूछी है, बस चाइल्डहुड के बारे में बताना है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो चीज एग्जामिनर हमसे मांगता है, हमें उसका ही आंसर करना है। वर्ड टू वर्ड हम आंसर करेंगे, ज्यादा खिचड़ी नहीं पकाएंगे, ज्यादा दूर तक आंसर को बड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, हम पॉइंट टू पॉइंट आंसर करके आगे बढ़ जाएंगे। द चाइल्डहुड ऑफ द पोर्ट्स मदर मस्ट हैव बीन फिल्ड विद फन एंड हैप्पीनेस। जो उसका जो चाइल्डहुड था वो बहुत ही फन और हैप्पीनेस के साथ उनका बीता था। ठीक है, दिस इज क्लियर फ्रॉम द स्नैपशॉट ऑफ द सी हॉलीडे। ठीक है, मतलब वो लोग सी हॉलीडे, समुद्र के तट पर अपने हॉलीडे को स्पेंड करने गए थे, जहां उन्होंने फोटोज वगैरह खींची थी। तो वो जो फोटोज देखते हैं तो इससे पता चलता है जो उनकी पोर्ट्स जो थी, उनकी मदर का जो बचपन कितना मतलब बहुत अच्छा गया था। दे आर एंजॉइंग देयर हॉलीडे, वो लोग अपने हॉलीडेज को एंजॉय कर रहे थे। ठीक है, तो ये चीजें आप इसमें मेंशन कर दोगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है व्हाट मूवमेंट डज द फोटोग्राफ डिपाइट। ठीक है, तो उस फोटोग्राफ का क्या मूवमेंट था, ठीक है, क्या डिपाइट करता है वो फोटोग्राफ, तो आपको बताना है। द फोटोग्राफ क्लिक्ड बाय द अंकल ऑफ द पोर्ट्स मदर। ठीक है, उनके अंकल के द्वारा फोटोज खींची गई थी। आपको याद होगा अ फोटोग्राफ में वो लोग समुद्र के तट पर खड़े रहते हैं, जो स्विम सूट होता है, मतलब उनका जो लोग समुद्र पर हॉलीडे मनाने जाते हैं, जो कॉस्ट्यूम होता है वो पहन के वो लोग खड़े थे और हवा चल रही थी, उनके बाल भी उड़ रहे थे। ठीक है, लेकिन इन सब की परवाह करते हुए वो सीधा अपने फोटो खिंचवाने में बिजी थे। तो ऐसा हमारा बताया गया स्टोरी में। तो आपको भी यही वर्ड टू वर्ड लिखना है। डिपाइट्स अ सी हॉलीडे बीइंग एंजॉयड बाय द पोर्ट्स मदर एंड हर टू कजन, उसके दो कजन्स भी थे, डॉली और बेटी। ठीक है, दे आर फुल ऑफ स्माइल्स इन देयर बीच ड्रेसेस, नॉट वरिंग अबाउट देयर फ्लाइंग हेयर। ठीक है, वो लोग अपने बीच पे अपने पूरा मौज मस्ती में थे और बाल उनके उड़ रहे, इन सब की इनको कोई भी फिक्र ही नहीं थी। ऐसा हमारा स्टोरी में बताया गया। तो आपको भी सेम चीज, यही चीजें यहाँ पे मेंशन करनी है।
आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है were the three cousins camera friendly who was taking their photograph? So the three cousins appeared to be camera friendly as they stood at the sea beach without moving when the uncle took the photograph. ठीक है, तो ये पूछा गया जो मतलब उन तीनों को, जो तीन लोग मतलब जो भी थे, उनका क्या फ्रेंडली था कैमरे के साथ, वो फ्रेंडली थे या नहीं, तो इस चीजों को बताया गया है। तो ये चीज हमसे पूछा गया, तो आप बता सकते हो कि वो लोग बहुत ही मौज मस्ती में थे, अपना कॉस्ट्यूम जो भी था बीच का उसमें वो लोग खड़े थे और अपना फोटो खिंचवाने में बिजी थे और किसी चीज की उनको परवाह नहीं थी। तो ये सारी चीजें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। आगे है अगला क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक पीपल अंडर टेक सच एडवेंचरस एक्सपीडिशंस इन स्पाइट ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व्ड? ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन हमारा आया है, ये क्वेश्चन है हमारा वी आर नॉट अफेयर्ड टू डाई। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा हॉर्नबिल का, उसमें से ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि आपको क्या लगता है जो लोग होते हैं वो साहस का मतलब जो साहसी कार्य होते हैं, किसी कार्य को साहस से क्यों करते हैं, किस तरीके से करते हैं, क्या उनको मजा आता है वैसे साहसपूर्ण कार्य करने में? तो आपको ये सारी चीजें इसमें मेंशन करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट में भी हाईलाइट कर लेना, इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, और इसमें के आंसर्स आपको कैसे बनाने हैं, ये देखो ये जनरल थिंकिंग का हो गया, ये हमसे ही पूछ रहा है एग्जामिनर कि आपके अनुसार क्या लगता है कि लोगों को साहसपूर्ण कार्य करने में मजा आता है या वो किसी के प्रेशर से करते हैं, आप क्या सोचते हो? तो आपको इस वे में आंसर करना है। तो आप बता सकते हो द विलिंगनेस टू एक्सेप्ट चैलेंजेस ड्राइव्स पीपल टू टेक सच एडवेंचरस एक्सपीडिशंस इन स्पाइट ऑफ द रिस्क। ठीक है, involved the people like to try different elements of nature and some do it as a passion। ठीक है, देखो बताया गया है कि आंसर में कि जो लोग होते हैं वो साहसपूर्ण कार्य करते हैं, कुछ लोग अपने मौज मस्ती के लिए करते हैं, कुछ लोग करते हैं अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। जैसे पैशन की मैं बात करूं तो कुछ लोगों का होता है कि मुझे माउंटेनिंग करनी है तो माउंटेनिंग पे निकल जाते हैं, कुछ लोगों का अलग ही, सबका अपना अपना पैशन होता है। तो इस तरीके से इसमें बताया गया कि लोगों को क्या होता है ना, लोगों का ये अपना पैशन होता है, कुछ लोग पैशन के लिए साहसपूर्ण कार्य करते हैं, कुछ लोग किसी पैसों के लिए करते हैं। तो ये सारी चीजें आप इसमें मेंशन कर सकते हो। Surely people already know of the risk involved in such activities, but still they do not hesitate to try it out। ठीक है, देखो इसमें ये बताया गया है कि लोगों को पता होता है कि इस कार्य में बहुत जोखिम है। ठीक है, इस कार्य को करते समय मेरी जान भी जा सकती है, लेकिन इसकी परवाह किए बिना भी वो लोग क्या करते हैं, वो ऐसे जोखिम भरे कार्य होते हैं ना, उसको करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इसमें मेंशन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है मेंशन 3 वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंडमदर स्पेंट हर डेज आफ्टर ही ग्रो अप। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वो बताने हैं कि 3 कारण, मतलब 3 वेज कौन से थे जिससे जो ग्रैंड मदर थी वो अपना जो दिन थी वो बिताती थी, आपको ये बताना है। तो ये जो है हमारा ये पोर्ट्रेट ऑफ लेडी से आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन हमारा पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, उसमें से कॉन्सेप्ट में से आया हुआ है, जिसमें हमें 3 वेज के बारे में बात की गई है। तो आप बता सकते हो हिज ग्रैंड मदर चेंज्ड अ लॉट सिंस ही ग्रो अप, शी वुड स्पेंड हर डेज एट द इनिंग व्हील, यानी कि वो क्या करती थी, वो अपना दिन कैसे बिताती थी, वो चरखा चलाती थी। ठीक है, चरखा चलाने के बाद वो क्या करती थी, चैंटिंग करती थी, यानी कि प्रेयर पढ़ना। ठीक है, प्रार्थनाएं करना। उसके बाद फीडिंग स्पैरो, यानी कि स्पैरोज को वो दाना भी खिलाती थी। तो ऐसे पॉइंट्स आप इसमें मेंशन कर सकते हो। 3 वे पूछा था, तो पहले वे में क्या हो जाएगा, ये इनिंग व्हील हो जाएगा, चरखा चलाना। दूसरे में चैंटिंग प्रेयर्स, प्रार्थनाएं पढ़ना हो जाएगा। ठीक है, तीसरा हो जाएगा स्पैरो को खाना खिलाना, जो गोरैया होते थे उनको खाना खिलाना, उनको दाने देकर खाना वाना जो भी खिलाना। तो ये आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, देखो ये जितने भी क्वेश्चन अभी आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये सारे रिपीटेड हुए हैं। कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया है, कहीं ना कहीं 3 नंबर में पूछा गया है। तो आपको ना वीडियो को स्किप भी नहीं करना है, आप बने रहिए और लास्ट तक जरूर देखिए। आपका जो लिटरेचर का पार्ट है वो पूरा इस 25 क्वेश्चन से पूरा लिटरली कवर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हाउ डज द रेन जस्टिफाई इट्स क्लेम आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन किया गया है द वॉइस ऑफ रेन से आया हुआ है, पोएम में से आया हुआ है, जिसमें ये क्वेश्चन हमसे पूछता है कि जो रेन जस्टिफाई कर रहा है कि आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, यानी कि मैं पृथ्वी की कविता हूं। ये जस्टिफाई कर रहा है कौन, बारिश जस्टिफाई कर रहा है, रेन हमारा जस्टिफाई
करने की कोशिश करा। तो क्या मतलब ये क्या चीज है, आपको कैसे समझ में आया? तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, कैसे उसने अपने आप को एक्सप्लेन किया कि वो धरती की कविता है। तो आप बता सकते हो द रेन कॉल्स इटसेल्फ, उसने अपने आप को कहा द पोएम ऑफ द अर्थ बिकॉज द पोएम ended by the poet has the task of bringing joy, happiness, ठीक है, life to its readers। जो ये कहानी, जो कविता बनाई गई है, ये ऐसे बनाई गई है ताकि जो रीडर पढ़े उनको अच्छा लगे, ठीक है, हैप्पीनेस, जॉय से भरपूर हो जाए। सिमिलरली व्हेन द रेन फॉल्स डाउन ओवर अर्थ, जब बारिश जो होती है वो धरती पर गिरती है तो क्या होता है, अ रिदम ऑफ म्यूजिक, एक म्यूजिक का साउंड रिदम होता है, इज क्रिएटेड, दैट्स व्हाई द रेन कॉल्स इटसेल्फ द पोएम ऑफ अर्थ। तो इसी से उन्होंने कहा, इसी से रेन क्या कह रही है कि मैं जो हूं ना वो धरती की कविता हूं। सपोज बारिश गिरती है तो वो बता रही है कि जैसे बारिश गिरती है पृथ्वी पर तो एक जो म्यूजिक का साउंड होता है वो निकलता है, वो क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको इसमें ध्यान देनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है mention 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school। यहां पे हमें 3 कारणों को बताना है, 3 ऐसे रीजन बताने हैं, ठीक है। जब जो हमारी ऑथर होती है वो स्कूल जाना शुरू कर देती है सिटी में, तो ग्रैंड मदर का क्या मतलब रिएक्शन था, उनके क्या 3 कारण ऐसे थे, तो वो हमें बताने हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं व्हाट व्हेन द ऑथर यूज्ड टू लिव इन द विलेज, ठीक है, दे बोथ हैड अ गुड फ्रेंड, जब वो दोनों साथ में गांव में रहते थे तो बहुत अच्छे दोस्त भी थे, ठीक है। अगर आपने स्टोरी सुननी होगी स्कूल वगैरह में या आपने वीडियोस देखी होगी इसकी, शी यूज्ड टू वेक हिम अप, गोट हिम रेडी एंड वुड आल्सो अकम्पनी हिम टू स्कूल। मतलब उसकी ग्रैंड मदर क्या करती थी, ऑथर्स को उठाती थी, सुबह उठा के उसको रेडी करना, रेडी करने के बाद उसको स्कूल लेके जाना, और जब तक वो स्कूल में पढ़ती थी तो जो हमारी ग्रैंड मदर होती थी वो वहीं पे मंदिर में प्रार्थनाएं करती थी। तो इस तरीके से म्यूजिक वगैरह, तो ऑल दिस चेंज, ये सारी चीजें बदल गई थी। क्यों? व्हेन दे मूव टू द सिटी, जब वो सिटी मूव हो गई थी, द ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब फॉर द फॉलोइंग रीजन, ठीक है। तो किन कारणों से जो उसकी ग्रैंड मदर थी वो डिस्टर्ब हो गई थी? तो पहला, शी नो लॉन्गर कुड हेल्प हिम, वो उसकी अब मदद नहीं कर सकती थी। इन हिज लेसन्स, उसके जो लेसन्स होते हैं उसमें वो उसकी मदद नहीं कर सकती थी। एज ही स्टार्टेड टू द इंग्लिश मीडियम स्कूल, दिस बिकेम अ बैरियर फॉर हिम, ठीक है। तो ये क्या बन गया था, ये ग्रैंड मदर के लिए एक बैरियर बन गया था, ठीक है। सेकेंड क्या हो जाएगा, देयर वर नॉट टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, ठीक है। अब उस स्कूल में, इंग्लिश मीडियम का जो स्कूल था, वहां पे उस ऑथर को भगवान या उनकी जो परंपराएं हैं, सांस्कृतिक कार्य, ऐसे इन चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा। तो सेकंड कारण तो ये था। तीसरा था, शी डिड नॉट लाइक हिम टेकिंग द म्यूजिक लेसन्स, ठीक है, म्यूजिक लेसन्स उसको नहीं पढ़ाए जाएंगे। तो इस तरीके से ये सारी चीजें जो थी वो ग्रैंड मदर को डिस्टर्ब कर रही थी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा हु वॉज हार्वर्ड कार्टर, व्हाट वाज हिज डिस्कवरी, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा आया है डिस्कवरिंग टच से, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसमें। तो ये पूछा गया है कि ये हार्वर्ड कार्टर कौन थे और इन्होंने क्या डिस्कवर किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको हाईलाइट कर सकते हो, इससे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है, आर्कोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर वाज फ्रॉम ब्रिटेन इन 1992, more than 3,300 years after King Tut's passing, he finally found his tomb after years of searching. Tut had passed away at the age of 19। यानी कि जो हमारे ये हार्वर्ड कार्टर थे, ये एक पुरातत्विक आप कह सकते हो जो खोज करता है किसी चीज की, ठीक है। ये ब्रिटेन के थे और इन्होंने बहुत प्रयासों के बाद, इन्होंने बहुत सर्च करने के बाद इनको जो फाइनली किसकी कब्र मिलती है, टॉम्ब मिलती है, तो ये टट की जो टॉम्ब होती है ना, बहुत स्ट्रगल के बाद इनको फाइंड आउट करने को मिलता है, ठीक है। ये खोज करते हैं उसकी, बट और जो हमारे जो ये किंग थे, यानी कि जो टट थे, वो कब मर गए थे? तो वो अपने 19 की उम्र में, यानी कि जब उनकी उम्र 19 साल थी तब वो डेथ कर गए थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है इस क्वेश्चन में। आप ऐसे पॉइंट्स को भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। बट नोबडी नो हाउ ही डाइड, किसी को ये नहीं पता था कि जो हमारे टट है वो कैसे मरे, यानी कि उनकी डेथ कैसे होगी, ठीक है। हिज ग्रेट फैमिली हैड
कंट्रोल्ड इजिप्ट फॉर जनरेशन, और उनकी जो फैमिली थी ना, यानी कि मिस्र पर उन्होंने बहुत ही, जो इजिप्ट थे, मिस्र पर उन्होंने बहुत ज्यादा शासन किया था, उनकी जो जनरेशन थी. एंड ही वॉज देयर लास्ट एम्पीरियर. मैनी थॉट दैट द किंग passed away under mysterious circumstances and that there was a good chance that he had been murdered. ठीक है, तो अब उनको लग रहा था कि हो सकते हैं कि इसकी जो हमारे जो किंग टट थे उनकी मृत्यु मतलब मर्डर किया गया हो, किसी ने मारा हो, या किसी को नहीं पता कि उनकी डेथ कैसे हुई थी. तो इन्हीं सब चीजों को जानने के लिए जो हमारे हार्वर्ड कार्टर थे उन्होंने इनकी खोज की थी, यानी कि बहुत समय के बाद जो हमारे किंग का जो टॉम्ब होता है, जो कब्र होती है, वो खोज करके निकाल ली जाती है. तो ये सारी चीजें, ये पॉइंट आप इसमें मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, आगे आते हैं. अगला है हमारा व्हाई डज द पोट गेट सरप्राइज्ड व्हेन ही गेट्स एन आंसर फ्रॉम द रेन. ठीक है, तो हमारे जो पोट है वो जब रेन से जब उनको आंसर मिलता है तो वो सरप्राइज क्यों हो जाते हैं. ठीक है, तो ये चीजें पूछा गया है, ये भी हमारा द वॉइस ऑफ द रेन से आया हुआ है क्वेश्चन. तो आपको बताना है द पोट गेट सरप्राइज्ड व्हेन ही गेट एन आंसर फ्रॉम द रेन एज इट इज इनएनिमेट एंड कैन नॉट स्पीक. बिल्कुल, क्योंकि देखो रेन जो है ना, जो बारिश है, वो तो ना बोल सकती है ना कुछ कर सकती है. तो हमारे जो पोट होते हैं खुद वो हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं कि इन्होंने कैसे मुझसे बात करी. ठीक है, तो ये चीजें अब आंसर में क्या बता सकते हो. इन दिस पोएम to the poets and readers amazement, the rain gives a reply which has been translated by the poets for the readers. यानी कि उन्होंने बताया है कि जो रीडर्स के लिए उन्होंने बताया कि जो बारिश होती है वो पृथ्वी पर गिरती है. इस तरीके से वो बता रही है कि देखो मैं जो हूँ वो पृथ्वी की कविता, क्योंकि जो बारिश आती है और मतलब पृथ्वी पे गिरना और ऊपर जाना वाष्पीकरण होके, है ना, तो ये सारी चीज जो है वो कविताओं के रूप में है. ठीक है, तो ये सारी पॉइंट्स आप इसमें मेंशन कर सकते हो. अगला है हमारा व्हाट आंसर डज द रेन गिव बैक टू द पोट. ठीक है, जो रेन जो थी उन्होंने हमारे पोट को आंसर कैसे दिया था, कैसे. तो द रेन आंसर टू द पोट्स क्वेश्चन बाय टेलिंग हिम दैट इट इज द फॉर्म ऑफ अर्थ एंड इज इन्वॉल्व्ड इन अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप एंड कमिंग डाउन. ठीक है, जैसे कि मैंने अभी पिछले बताया, आना जाना बारिश का. ठीक है, बारिश की बूंदों का धरती पर आना. ठीक है, फिर बाष्प होके ऊपर चले जाना. तो इस तरीके से जो रेन होती है वो बताती है कि जो मैं हूं ना, वो धरती की कविता हूं, पृथ्वी की कविता हूं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच क्वेश्चन स्टिल लिंगर अबाउट तट. ठीक है, तो उनसे रिलेटेड कौन से उनसे रिलेटेड, तट से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं. ठीक है, आपको ये बताना है. तो आप कह सकते हो द टू मेन अनआंसर्ड क्वेश्चन सराउंडिंग तट आर हाउ ही डाइड, वो मरा कैसे था. ठीक है, पहला क्वेश्चन. एंड हाउ ओल्ड ही वॉज इवन ही पास्ड अवे. ठीक है, और जब वो मरा था तब उसकी उम्र कितनी थी. तो ये चीजें आपको बतानी है. ठीक है, तो दो क्वेश्चन यहाँ पे निकल के सामने आते हैं. कौन से, कि हमारे किंग टट की मृत्यु कैसे हुई थी, और जब हमारे किंग की मृत्यु हुई थी तो उनकी जो उम्र थी वो एग्जैक्ट उम्र क्या थी. तो दो क्वेश्चन का आंसर आपको बताना होता है. ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज एंड हिज फ्यूनरल मार्क्ड द एंड ऑफ अ dynasty, although it was not known exactly how he died or what happened next. ठीक है, देखो इसमें बताया गया है कि वो जो लास्ट अपनी सल्तनत के, अपने साम्राज्य के एक लास्ट अंतिम किंग थे, अंतिम राजा थे. ठीक है, जिनकी एज के बारे में कोई यहाँ पे बात नहीं की गई है, और ये भी किसी को नहीं पता है कि उनकी डेथ एग्जैक्टली हुई कैसे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाई डिड किंग टट्स मम्मी हैव टू अंडरगो सिटी स्कैन. ठीक है, जो हमारे किंग टट की जो बॉडी थी वो सिटी स्कैन में क्यों गई थी. यानी कि जैसे कि आप सभी को पता था कि वो कार्टर आए थे और उन्होंने क्या सोचा था कि इनकी मृत्यु के मेन रीजन था कि इसकी मृत्यु कैसे हुई है, और इसकी मृत्यु कैसे हुई है इसका पता लगाना. ठीक है, तो वो आंसर में आपको दिखाया गया, आप बता सकते हो. द मम्मी ऑफ किंग टट हैज अर्न्ड अ वर्ल्ड वाइड फेम फॉर द रिचेस इट वाज ब्यूरिड विद. मतलब ये बहुत ही ज्यादा फेमस एक मम्मी थी. ठीक है, हमारे किंग टट की बहुत ही ज्यादा फेमस और वर्ल्ड वाइड फेम थी. ठीक है, बहुत ही विख्यात आप कह सकते हो, बहुत ज्यादा फेमस थे ये. ठीक है, द मैनर ऑफ हिज डेथ एंड हिज एज एट द टाइम ऑफ डेथ आल्सो कॉज्ड अ सिग्निफिकेंट डील ऑफ डिस्कशन. ठीक है, देखो यहाँ पे बताया गया है कि उनकी जब वो मरे थे तो वो मरे कैसे थे, और जब वो मरे थे तो उनकी एज क्या थी. ठीक है, तो इसके ऊपर एक डिस्कशन बना हुआ है जो भी बहुत ही हाईलाइटेड है. किंग टट्स बॉडी वाज
order to be scanned in light of this dispute in order to look into the unsolved medical riddles surrounding his life and passing away. ठीक है, तो सिटी स्कैन में इनकी बॉडी को इसलिए भेजा गया था ताकि ये पता लगाया जा सके जो हमारे किंग की जो मृत्यु है वो डेथ कैसे हुई है, और डेथ हुई है तो उनकी एज क्या थी और किस कारणों से उनकी डेथ हुई है। आपको ये सारी चीजें इस क्वेश्चन में ऐड करना है। ठीक है, आगे आते हैं। अगला है हमारा हाउ इज द ट्री ट्रांसफर ड्यूरिंग द बर्ड्स विजिट। ठीक है, जो ट्री है वो कैसे ट्रांसफॉर्म कर लेती है जब बर्ड्स उसके ऊपर आती है। ठीक है, तो ये हमारा लेबनन टॉप जो हमारी पोएम है उससे आया हुआ है। ठीक है, तो आप इसमें बता सकते हो आफ्टर द गोल्ड फिंच अराइव्स ऑन द ट्री द साइलेंट एंड स्टिल लैबनम ट्री सडनली स्टार्ट्स ट्रेम्बलिंग एंड मूविंग। ठीक है, मतलब जब हमारी गोल्ड फिंच जब आती है ना उस पेड़ के ऊपर, ठीक है, गोल्ड फिंच जब उस पेड़ के ऊपर आती है तो वो मतलब जो पेड़ जो होता है वो क्या करता है, धीरे धीरे खिलना शुरू कर देता है। ठीक है, ट्रेम्बलिंग स्टार्ट हो जाती है। द होल ट्री कम्स टू लाइफ एज द चीक्स ऑफ द गोल्ड फिंच मेक अ लॉट ऑफ नॉइस एज दे चिटर एंड ट्रिल ऑन सीइंग देयर मदर। ठीक है, देखो गोल्ड फिंच और लेबनन जो हमारा जो इस ट्री है, ट्री के जो पत्ते होते हैं वो भी कैसे होते हैं, पीले कलर के होते हैं, येलो होते हैं। और जो हमारी गोल्ड फिंच है इसके जो पंख होते हैं ना, ये पंख भी कैसे होते हैं, ये भी बहुत पीले होते हैं। तो दोनों एक जैसे होते हैं। और इस मतलब जो ट्री पर जो गोल्ड फिंच क्या करती है, अपने बच्चों को सेफ्टी रखती है ताकि इनके पत्तों से, जो ट्री के जो पत्ते हैं पीले पत्ते, उनके पत्तों से जो उनके जो बच्चे हैं वो आराम से छुप जाए। और जिस तरीके से गोल्ड फिंच जब भी पेड़ पर आती है तो पेड़ पे क्या होती है, चहचहाना, मतलब जो बच्चे होते हैं वो अपने मदर को देखकर चहचहाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो ट्री होता है ना वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है। तो आपको ऐसे आंसर इसका कर सकते हो। अगला है हमारा मेंशन द वे इन विच द स्पैरो एक्सप्रेस्ड देयर सोरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा पोर्ट्रेट ऑफ लेडी से आया हुआ है, जिसमें हमें ये बताना है कि हमें ऐसे पॉइंट्स मेंशन करने हैं जिसमें जो स्पैरो थी उन्होंने अपने जो दुख को प्रकट किया था अपनी ग्रैंड मदर के लिए। जो स्पैरो है वो अपने सोरो को प्रकट कर रही है, तो ये पॉइंट्स हमें इसमें मेंशन करना है। ठीक है, तो आप बता सकते हो द ग्रैंड मदर यूज्ड टू फीड द स्पैरोज इन हर वरांडा ईच डे। मतलब जो हमारी ग्रैंड मदर थी वो अपने बरामदे में स्पैरोज को डेली क्या करती थी, खाना खिलाती थी। ठीक है, शी डेवलप्ड अ स्पेशल रिलेशनशिप विद देम। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप स्पैरो के साथ बना लिया था। When she died, thousands of sparrows expressed their sorrow by sitting in a scattered way around her in the veranda. ठीक है, जब वो डेथ कर गई थी तो उनकी बॉडी के मतलब उनकी बॉडी के चारों तरफ बरामदे में मतलब 1000 से भी ज्यादा जो स्पैरोज है वो आके बैठ जाती है। उसके बाद दे डिड नॉट चीयर अप एंड देयर वाज कंप्लीट साइलेंस। और उसमें से एक भी जो स्पैरो है वो मतलब चहचहाती नहीं है, सारे स्पैरो जो है बिल्कुल शांत वे में उनकी बॉडी के पास बैठी रहती है। उसके बाद आप बता सकते हो द ऑथर्स मदर ट्राइड टू फीड देम बाय ब्रेकिंग द ब्रेड एंड थ्रोइंग इट इन फ्रंट ऑफ देम। अब जो हमारी ऑथर्स की मदर क्या करती है, वो चिड़ियों को क्या करती है, रोटी का टुकड़ा या ब्रेड का टुकड़ा उनको फेंकती है उनकी तरफ उनको खिलाने के लिए। लेकिन उनमें से एक भी स्पैरो क्या करती है कि एक भी स्पैरो वो उसको नहीं खाती। ठीक है, but they didn't eat anything. When the family carried grandmother's corpse, they all flew up away quietly. और जब हमारी ग्रैंड मदर की बॉडी को लेके जाया जाता है और उनकी बॉडी जाते के तुरंत बाद ही थाउजेंड ऑफ स्पैरो, जितनी भी स्पैरो थी वो सारी मूव ऑन कर जाती है, वो सारी धीरे धीरे उड़ जाती है बिना कोई आवाज किए। ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ इस तरीके से जो स्पैरो है ना उन्होंने अपना प्यार दर्शाया था, उन्होंने अपना दुख दर्शाया था हमारी ग्रैंड मदर के लिए। तो आप ये सारे पॉइंट्स इसमें मेंशन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा Why is the poem named the Laburnum Top? ठीक है, the Laburnum Top पोएम का नाम क्यों दिया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। The poem has been named the Laburnum Top because the top of the laburnum tree has been described in detail in the poem. It is on the top of the laburnum tree that the nest of the goldfinch, ठीक है, is located and where all the activity take place when the goldfinch visit the nest. ठीक है,
तो लैबनम टॉप हमारी स्टोरी मतलब जो हमारी कविता है उसका नाम इसलिए दिया गया है देखो, क्योंकि जो उस पेड़ पर ना जो गोल्डफिंच होती है उन्होंने अपना जो नेस्ट यानी कि घोंसला बना रखा था, और जब भी गोल्डफिंच वहां पर अपने उस पेड़ पर आती थी तो सारे पेड़ पे जो जितने भी उसके बच्चे होते थे वो सारे चहचहाना शुरू कर देते थे अपनी मदर को देखकर। तो ये सारी चीजें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, ये भी उसी क्वेश्चन में से आया है, हाउ इज द ट्री ट्रांसफॉर्म ड्यूरिंग द बर्ड्स विजिट। ठीक है, सेम क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है। ठीक है, किस तरीके से ट्री ने ट्रांसफॉर्म किया था। तो आफ्टर द गोल्डफिंच अराइव्स ऑन द ट्री, द साइलेंट एंड स्टिल लैबनम ट्री सडनली स्टार्ट ट्रेम्बलिंग एंड मूविंग। ठीक है, द होल ट्री कम्स टू लाइफ एज द चिक्स ऑफ द गोल्डफिंच। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इसमें मेंशन कर सकते हो। उसके बाद द होल ट्री कम्स, ठीक है, ये हो गया। मेक अ लॉट ऑफ नॉइज एंड द चिटर एंड ट्रिल ऑन सीइंग देयर मदर। ठीक है, मतलब कि ये कि जब भी गोल्डफिंच उस पेड़ पर आती थी तो मतलब उसके जो बच्चे होते थे वो अपनी मदर को देख के ना चहचहाना शुरू कर देते थे, और जैसे ही वो गोल्डफिंच पेड़ पर आती थी ना, पेड़ की जो मूवमेंट होती है, पेड़ हिलना, ठीक है, उसको पत्तों का हिलना तेजी से, ये सारी चीजें शुरू हो जाती है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको ध्यान देना है, ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, सबकी प्रिपरेशन आपको करनी है, एक भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं करोगे, सारे क्वेश्चन एग्जाम के नजरिए से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ येलो इन द पोएम। हाँ, येलो की मैंने अभी बात बताई थी आपको कि लैबनम टॉप जो हमारा जो ट्री था उसके पत्ते भी येलो होते हैं। ठीक है, द फ्लावर्स ऑफ द लैबनम ट्री एंड इट्स लीव इज इन ऑटम, शरद ऋतु। ठीक है, बोथ आर येलो इन कलर। अपार्ट फ्रॉम दिस द गोल्डफिंच फिटर्स आर ऑल्सो येलो इन कलर, यानी कि जो गोल्डफिंच है उसके जो पंख होते हैं वो भी येलो थे, पीले होते हैं, और जो उस पेड़ के यानी कि पेड़ के फ्लावर यानी कि फूल और पत्ते दोनों का कलर येलो होता है। ठीक है, इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो। द पोएम हाईलाइट्स द हाई सिक्योरिटी दैट द मदर बर्ड गोल्डफिंच एंश्योर फॉर हर बेबीज। ठीक है, यहाँ पे क्या कि उसके बच्चों के लिए, गोल्डफिंच के बच्चों के लिए जो वो पेड़ था बहुत ही ज्यादा सिक्योर था। क्यों? क्योंकि उसके जो बेबीज के पंख भी येलो थे और फूल पत्ती उस पेड़ के भी येलो थे, तो दोनों आपस में छिप जाते थे तो किसी की नजर नहीं पड़ती थी उनके नेस्ट पे, मतलब। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाट आंसर डज द रेन गिव बैक टू द पोट। ये फिर से रिपीट हो गया है कि क्या आंसर उसको रिपीट किया गया था। ठीक है, तो हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हु इज मिसिस फिट्जगेराल्ड, व्हाट डज शी एडवाइस मिसिस पियर्सन। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में बताना है। जैसे आपने स्टोरी देखी होगी तो हमारी जो मिसिस फिट्जगेराल्ड थी वो कौन थी, मिसिस पियर्सन की नेबर थी, उनकी फ्रेंड भी थी बहुत अच्छी। और इसमें हम ये जानेंगे दोनों की, अगर स्टोरी की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो मिसिस पियर्सन हमारी शांत स्वभाव की थी। ठीक है, शांत स्वभाव की महिला थी, और मिसिस फिट्जगेराल्ड जो थी वो थोड़ा राउडी टाइप थी। राउडी टाइप बोले तो ड्रिंक करना, ठीक है, कार्ड्स खेलना, स्मोक करना, ठीक है, पावर में रहना एकदम, तो ये थी। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एडवाइस क्या दिया था मिसिस पियर्सन को, तो हमें यहाँ पे उस एडवाइस की बात करनी है, हमें उस एडवाइस को मेंशन करना है। तो आप बता सकते हो, मिसिस फिट्जगेराल्ड इज मिसिस पियर्सन नेबर एंड फ्रेंड, a fortune teller who had learned the art from the east. ठीक है, she tells Mrs. Pearson that her fortune could turn either way with effort and counsel. The situation would swing in her favor. She advised her to assert herself as the boss of the house. ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि जो उनका जो बिहेवियर है अपने फैमिली को लेकर वो थोड़ा सा उनको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को उनको बदलना पड़ेगा, तो ऐसी एडवाइस उन्होंने दी थी। तो आप इस चीजों को याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। व्हाई डिड द नरेटर रिटर्न टू मार्कोनी स्ट्रीट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो बहुत ही समय, काफी समय के बाद जो हमारी नरेटर थी वो मार्कोनी स्ट्रीट पे वापस क्यों आई थी। तो ये चीजें, ये वाली इस चैप्टर में हमें बताना है। ठीक है, तो आप कह सकते हो द नरेटर रिटर्न टू मार्कोनी स्ट्रीट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम because in the beginning after she liberation she was not interested in all that stored stuff. She had lost her
She had lost her mother and was also afraid of being confirmed with things that remained as a painful reminder to their past. ठीक है, तो आपको अगर स्टोरी पता होगी तो आप इसका आंसर बहुत इजी वे में बना दोगे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Who was John Byro? ये है हमारा स्नैपशॉट का. ठीक है, स्नैपशॉट का क्वेश्चन आया हुआ है. What concern did he express at Adam's place? ठीक है, जॉन बायरो कौन था? तो ये वही थे जिनका घोड़ा जो था वो चोरी हो गया था. ठीक है, तो इसके बारे में हम पहले इनके बारे में 2-3 लाइन बता देंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन में आगे बताएंगे कि एरम प्लेस पे क्या हुआ था. ठीक है, एट एरम्स के घर पे क्या चीज हुई थी. ठीक है, तो देखो, जॉन बायरो वॉज एन Assyrian farmer who out of loneliness and learned to speak Armenian. He was sad because his which was stolen a month back. ठीक है, जो उनका जो घोड़ा था वो स्टोलन 1 महीने पहले हो गया था. Was still not found, मतलब जो 1 महीने पहले खोया था वो अभी भी उनको नहीं मिला है. Byro had a 4-wheeled horse drawn pleasure carriage having 2 or 4 seats which was of no use सॉरी विच नो यूज विदाउट अ हॉर्स. तो उनके पास एक आप बोल सकते हैं कि गाड़ी थी जो बिना घोड़े के वो किसी काम की नहीं थी, जिसमें 2 से 3 लोग आराम से बैठ सकते थे. 4 टायर पहिए भी लगे हुए थे. तो इस तरीके से आप इनके बारे में बता सकते हो. ठीक है, जॉन बायरो के बारे में 2 या 3 नंबर में ये क्वेश्चन आता है. नेक्स्ट है हमारा व्हाट केम एज द बिगेस्ट ब्लो टू प्रोफेसर गायतोंडे. ठीक है, तो ये हमारा द एडवेंचर से आया हुआ है. तो इसमें हमें बताना है कि प्रोफेसर गायतोंडे वाज शॉक्ड टू सी द ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, मतलब ये तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उस टाइम पे आधिपत्य था. ठीक है, तो ये देखकर बहुत ज्यादा मतलब सरप्राइज हो गए थे. बिगेस्ट, ठीक है, अब डिफरेंट सेट ऑफ शॉप्स एंड ऑफिस बिल्डिंग एट बट व्हेन ही टर्न्ड राइट along Home Street and entered Forbes building, a greatest shock awaited him. ठीक है, he asked for his son Mrs. Vinay Gayatonde, but he English receptionist looked through the telephone list, the staff list, and then through the directory of employees of all the branches of the firm and could not find anyone of that name. ठीक है, तो मतलब इनको इस क्वेश्चन में बताया गया है कि मतलब उनका बिगेस्ट, ठीक है, ब्लो क्या था. ठीक है, गायतोंडे का. तो ये जब आते हैं तो मतलब ये अपने बेटे के बारे में पूछते हैं. कहां पे? तो यहाँ पे आपको बताया गया है एक फोर्ब्स बिल्डिंग में पूछते हैं अपने बेटे के बारे में, विनय गायतोंडे के बारे में. लेकिन वहां की जो रिसेप्शनिस्ट होता है वो मतलब कहता है कि इस नाम का यहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं है. तो इस बात को लेकर भी वो थोड़े से नाराज, थोड़े से परेशान हो जाते हैं. तो ये सारी चीजें आप इसमें मेंशन कर सकते हो. नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द बिलीव अबाउट लेक मानसरोवर, व्हाट इज द फैक्ट. ठीक है, मानसरोवर का क्या बिलीव है? तो अकॉर्डिंग टू एंशियंट हिंदू एंड बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी, मानसरोवर इज द सोर्स ऑफ 4 ग्रेट इंडियन. जो मानसरोवर है वो 4 बहुत ही बड़ी नदियों का संगम आप कह सकते हो, जैसे 4 ग्रेट इंडियन रिवर्स का बताया गया है, जिसमें हमारा पहला आ जाता है इंदस, गंगा, ठीक है, सतलज और उसके बाद ब्रह्मपुत्र. ठीक है, 4 नदियों का संगम बताया गया है. इन एक्चुअली ओनली द सतलज फ्लोज, मतलब इसमें सतलज का ही फ्लो आता है फ्रॉम द लेक, बट द हेड वाटर्स ऑफ द ऑल अदर राइज नियर बाय ऑन द फ्लैंक ऑफ माउंट कैलाश. ठीक है, सारी माउंट कैलाश में जाकर मिल जाती है. तो ये हमारा आया हुआ है सिल्क रोड से. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला भी. अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट डिड द नरेटर थिंक ऑफ मुराद. जो हमारे नरेटर है वो मुराद के बारे में क्या सोचते हैं? हमारे नरेटर का मुराद के बारे में क्या थॉट है, क्या उनको लगता है कि मुराद क्या है, ठीक है, कैसा है? तो आप बता सकते हो अनलाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज ओनली एरम हु डिड नॉट फील दैट मुराद वॉज क्रेजी. ठीक है, पूरी दुनिया को छोड़कर सिर्फ एरम ही ऐसा व्यक्ति है जिसको ये लगता है कि जो मुराद है वो पागल नहीं है. ठीक है, एरम न्यू दैट द मुराद ही एंजॉयड बीइंग अलाइव मोर देन एनीबडी एल्स. वो अपने आप, मतलब एरम ये भी जानता है कि जो मुराद है वो अपने आप में रहना पसंद करता है. एंड हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक. ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. अगला है हमारा What kind of a welcome did the narrator get from Mrs. Darling. ठीक है, ठीक है, तो किस तरीके का वेलकम जो था वो मिसेस डॉर्लिंग ने
किया था नरेटर का, ठीक है, जब नरेटर उनके घर पर आई थी तो किस तरीके का स्वागत उसको देखने को मिला था। तो आपको बताना है मिसेस डॉर्लिंग was cold and indifferent and eventually displeased to see author. In fact, she tried to prevent her from entering by blocking her entrance. Later, she said it was not convenient for her to talk to the narrators that point of time and refused to meet her. ठीक है, मिसेस डॉर्लिंग क्या करती है, पहली मुलाकात में उसको बिल्कुल अंदर भी नहीं आने देती है, गेट पे ही खड़ा रखती है और वो इस वे में बात करती है कि वो जो है ना नरेटर को जानती नहीं है, मतलब अनदेखा अनजाना इस तरीके से वो उसको बताने की कोशिश करती है। तो ये सारी चीजें हैं, इस पूरे क्वेश्चन में इसी चीज की बात की गई है, तो ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हो। आप साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट भी लेके चलो ताकि जितने भी क्वेश्चन हम अभी कर रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, तो आपकी तैयारी और अच्छी हो जानी चाहिए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड एरम जस्टिफाई द एक्ट ऑफ स्टीलिंग द हॉर्स। ठीक है, एरम ने किस तरीके से जस्टिफाई किया जो घोड़ा चुराया गया था उस बात को। ठीक है, तो आप बताओगे एरम फेल्ट दैट स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वाज द नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स। ठीक है, तो एरम बताता है कि घोड़े को चोरी करना और या तो किसी और के लिए चोरी करना, ठीक है, वो दोनों चीजें अलग है। ठीक है, सच एज मनी। ठीक है, अगर हम पैसे की बात करें या घोड़े की बात करें तो हो सकते हैं कि घोड़े को चोरी करना या पैसे को चोरी करने से बहुत कम होता है, बहुत ही अलग डिफरेंट वे है, डिफरेंट बात की गई है। परहैप्स इट वाज नॉट स्टीलिंग एट ऑल बिकॉज दे वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस। ही फेल्ट इट वुड नॉट बी कॉल्ड स्टीलिंग अंटिल दे ऑफर टू सेल द हॉर्स। ठीक है, विच दे वुड नेवर डू। ठीक है, ये बात इस एरम ने, मतलब एरम फिर ये समझाने की कोशिश करता है स्टोरी में कि देखो अगर घोड़ा चुराया, अगर जब तक मैंने बेचने की बात नहीं करी है तो इसका मतलब ये कि मैंने इसको चोरी नहीं करी, अगर मैंने चोरी की होती तो मैं उसको तुरंत बेच चुका होता। ठीक है, इस तरीके से आप इस चीजों को मेंशन कर सकते हो। तो ये हमारी जो जितने भी क्वेश्चंस अभी हमने करे हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन, वीडियो बड़ी हो गई होगी लेकिन जितने भी क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, मैंने बस आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन किस तरीके से पूछा गया है, आप कौन से पॉइंट मेंशन कर सकते हो, मैंने आपको ये तरीका बताया है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि जितने भी क्वेश्चन है सारे रिपीट हुए हैं तो आपकी प्रिपरेशन और अच्छी से हो जाए। ठीक है, तो सारे बुक्स का, जितने भी हमारे पास 2 बुक्स है, दोनों बुक्स का कंबाइंड क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस बताए गए हैं, पूछने का तरीका और उस क्वेश्चन को कैसे हमें रिस्पॉन्स करना है, कैसे हमें आंसर करना है, ये सारी चीजें आपको इजीली समझ में आ गई होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करेंगे और लाइक कमेंट जरूर करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।